अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आज बुध है ना, आज बुध है बिल्कुल। और इसका मतलब ये है कि वीकेंड की जानिब उतराई का आगाज हुआ चाहता है। ये एक कामचोर टीम की निशानी है, ठीक है। और हम मोस्टली हम सब जो ऑफिशियल जिनकी लाइफ होती है, ज्यादा अपना काम नहीं होता, उनकी लाइफ ऐसी ही होती है। सो इसी वजह से तो तरक्की नहीं करते। खैर, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। अगर कर चुके हैं तो जबरदस्त, करने वाले हैं तो आपके लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस का पैगाम है। भाई, दो चीजें जिस पे हमने बात करनी है बिल्कुल शुरू में। एक तो मौसम है, ओब्वियसली उसकी बात करनी है, और एक हमने क्रिकेट की भी बात करनी है। सो पहले मौसम की बात कर लें, क्योंकि मैं जितनी दौड़ती हुई आई हूँ ना, पहले मौसम क्यों बारिश हो रही थी? नहीं, बारिश नहीं हो रही थी, मैं लेट हो गई थी। लेकिन एक्चुअली मैं मतलब ठीक है, मैं हो सकती हूँ लेट, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब इस बात से इन्होंने ब्रेक आज किया है। किसकी वजह से होती हूँ ये मैं बताऊँ फिर। बहरहाल चलिए, एक तो ये कि बारिश का इम्कान मौजूद है पंजाब के सभी इलाकों में। कल भी हमने इस हवाले से बात की थी। प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी और अर्बन फ्लडिंग का भी चांस है। तो हमारी दुआ है कि ये बारिश जो है ये खैर खैरियत की, और अल्लाह करे कि खैर से गुजर जाए ये स्पेल जो है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी अहम बात है वो वंस अगेन पाकिस्तान के और श्रीलंका के दरमियान जारी टेस्ट मैच की। इस पर हम इन डिटेल्स भी बात करेंगे। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अब तक पाकिस्तान की रही है, और आपको पता है कि हमें सिर्फ 120 रन चाहिए रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए गॉल के अंदर, जो कि हम सबसे बड़ा रन चेज करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह, होपफुली विल डू दैट। अभी मैच जारी है, इस हवाले से हम आपको मजीद अपडेट भी करेंगे, मौसम की तफसीलात से भी आगाह करेंगे कि बारिशों का जो सिलसिला है, मेरे फोन ने धोखा नहीं दिया, आज से बारिश नहीं होने वाली है। होगी ना, अभी दिन शुरू हुआ। रात से कहा था? नहीं, आज से कहा था। एमी बिला वजह फर्स्ट नहीं आना आपने। अच्छा जनाब, आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। ज़िमनी इलेक्शन के बाद वजीर आला पंजाब की दौड़ शुरू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। इमरान खान परवेज इलाही की हिमायत के लिए आज 2 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ जरदारी हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए मुतहरिक। फौरी इलेक्शन का बढ़ता दबाव मुस्तरद। हुकूमती इत्तेहाद के बड़ों की बड़ी बैठक, अहम फैसले कर लिए। नून लीग और इत्तेहादियों की मुश्किलात के बावजूद कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन न कराने और मुद्दत पूरी करने का मुत्तफ़िक़ा फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दिन में वफाकी हुकूमत गिराने का दावा कर चुकी। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का गुस्सा। मुस्लिम लीग नून के बयानिए में सख्ती आने लगी। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ के बाद वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का रियासती इदारों से शिकवे शिकायत का अंबार। ममनुआ फंडिंग केस और ताहयात नाहली केस के जल्द फैसले करने का मुतालबा कर दिया। सियासी बेयकीनी से मुआशी बिगाड़ नुमाया। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 224 रुपए तक पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में मंदी के बायस सरमायाकारों को अरबों डॉलर नुकसान। मूडीज के बाद फिंच ने भी पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। पीटीआई ने दिवालिया का खदशा जाहिर कर दिया। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद करवाएंगी मुलाकात। पश्तो मौसीकी पर खटक और कथक का इम्तजाज पेश करने वाले वाहिद पाकिस्तानी खानजादा असफंदियार खटक से। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। जनाब, ज़िमनी इलेक्शन के बाद वजीर आला पंजाब की दौड़ शुरू हो गई है। हमें लगा कि ये गर्द अब बैठ जाएगी, फैसला हो जाएगा, लेकिन नहीं, सियासत है और सियासत में तो जोड़ तोड़ चलता है। सिलसिला शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वजीर आला पंजाब का इलेक्शन, रन ऑफ इलेक्शन 22 जुलाई को होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ और नून लीग ने अपनी अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं, दे आर रेडी टू इम्प्लीमेंट देम, एंड अपने अराकीन के लिए लाहौर के होटल्स बुक कर लिए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच रहे हैं। वो अराकीन असम्बली से मुलाकात करेंगे। और जो पंजाब असम्बली है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का नंबर गेम कम हुआ है। इसके बावजूद नून लीग ने मैदान न छोड़ने का फैसला किया है, भरपूर मुकाबला करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई के 5 से 7 अराकीन का इधर उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। आसिफ अली जरदारी भी हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। उन्होंने चौधरी शुजात से मुलाकात की और काफ लीग MPS की हिमायत मांगी है। इससे पहले अगर बात करें, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की बड़ी बैठक हुई है।
जिसमें इमरान खान के फौरी इलेक्शन के दबाव को मुस्तरद करते हुए ये वाज़ेह किया गया है कि किसी सूरत कबल अज़ वक्त इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे और असम्बली अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करेगी। साथ साथ जी पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि वफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, चाहे तो कल गिरा सकते हैं। हुकूमत के ऑन और ऑफ का स्विच हमारे पास है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से इदारों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और मुतालबात भी शुरू हो गए हैं। वफाकी वजीर और लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने रियासती इदारों से बहुत सारे जो शिकवे शिकायत हैं उन्हें कहा जी ममनुआ फंडिंग केस और तायात नाअहली केस पर जल्द फैसला किया जाए, इसका उन्होंने मुतालबा किया। और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बाज़ाहिर से लग रहा है कि जो नून लीग का मज़ाहमती बयानिया है वो उसकी तरफ वापस आ रही है और नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए राह हमवार करने की कोशिश भी की जा रही है। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने भी कुछ ऐसी बात की थी, लेकिन कल की हाईलाइट जरदारी साहब का विक्ट्री साइन था जो कि चौधरी शुजात साहब से मिलने के जाने के बाद, मुलाकात करने के बाद बनाया और वो वहाँ से रवाना हुए। हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनके तज्ज़िये को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं मौजूदा सूरत हाल पे देखते हुए। जाहिद हुसैन साहब, एक तो सुबह खैर, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने वक्त दिया हमें। आपके सामने सारी सूरत हाल, हाउ यू सी दीज करंट अफेयर्स विच आर गोइंग ऑन? देखिए, हाँ, ये एक दिलचस्प सूरत हाल है, दिलचस्प भी है और ख़तरनाक सूरत हाल भी है। जो पंजाब बाई इलेक्शन की जो रिजल्ट है उसने सियासत को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। अब जो है जो पहले लगता ये था कि PMLN की हुकूमत जो है वहाँ बरकरार रहेगी, लेकिन जो इलेक्शन के नताइज थे उसने जो है एक लिहाज से PTI को दोबारा एक मौका दिया है कि वो अपनी हुकूमत जो है दोबारा पंजाब में कायम कर सके। लेकिन ये देखिए इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो डिफरेंसेस हैं या जो मार्जिन है PTI के पास जो है वो बहुत ज़्यादा कोई नहीं है। ये ऐसा है इस वक्त अगर तमाम हलीफों को मिला भी लिया जाए वोटों को तो जो है फ़र्क ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 वोटों का पड़ता है, जो कि किसी भी साइड पे जो है के लिए कोई इस्तेहकाम का बात नहीं बन सकती है। मेरा ख्याल ये है कि 2 दिन बाकी हैं पंजाब के इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में, और जो पाकिस्तान की रवायत रही है सियासत की और खासतौर पंजाब में, जो कि एक लिहाज से जो है तोड़ और जोड़ की जो सियासत चलती है, उसमें आखिरी वक्त तक नहीं कहा जा सकता है कि PTI यकीनी तौर पे वहाँ पे पद बना सकेगी। लेकिन जाहिद साहब, क्या फिर ये फैसला, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी, फैसला तो नहीं, क्या ये स्ट्रेटजी दुरुस्त है कि मुकाबला किया जाए? क्योंकि जब 20 में से 15 सीटें नून लीग हारी तो एक ख्याल ये था कि शायद हमजा साहब को अब रिजाइन कर देना चाहिए, मोरली ठीक नहीं है उनका वहाँ पे रहना, और कुछ तो हम जैसे लोग शहबाज शरीफ साहब की सीट के ऊपर भी तबसरे कर रहे थे। तो आपके ख्याल में ये स्ट्रेटजी नून लीग की ठीक है कि कंटेस्ट करना चाहिए? हो सकता है कि इन दी एंड रिजल्ट्स मुख्तलिफ निकल आए। देखिए, मैं वही बात कर रहा था कि जो फर्क जो है बहुत कम है, और तो मैं पाकिस्तान की सियासत तो कभी ये रहा ही नहीं है कि कोई इस्तीफा देता है और फिर इलेक्शन भी जो है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, फैसले के मुताबिक जो है इलेक्शन होने हैं 20 तारीख को। तो मेरे ख्याल 2 दिन की बात है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि इलेक्शन किस तरह से होते हैं, क्योंकि अब तक जो हमने जो पीछे चंद हफ्तों में देखा है पंजाब असेंबली की सूरत हाल, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई उस तरह का पुरअमन या स्मूथ जो है इलेक्शन हो पाएंगे। और अब देखना वही है कि इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंजाब के नतायज हैं उसका असर जो है पूरी मुल्क की सियासत पे पड़ा है। और पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि इसके बाद जो है अगर हुकूमत बना लेती है PTI पंजाब में तो उसके बाद जो है मरकज में हुकूमत का रहना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सूरत हाल अक्सर तौर पर तब्दील हो गई है। अच्छा जाहिद साहब, दूसरी जानिब अब आसिफ अली जरदारी साहब भी हमें खास से मुतहरिक नजर आए। कल उन्होंने चौधरी शुजात साहब से मुलाकात भी की और MPs की हिमायत भी मांगी। पुराने खिलाड़ी हैं आसिफ अली जरदारी साहब, कुछ ना कुछ जो उनकी मुलाकात होती है या उनका कोई ना कोई एक्शन होता है वो किसी न किसी स्ट्रैटेजी के तहत होता है। आपको लगता है कि पंजाब के अंदर आसिफ अली जरदारी की चूंकि हिमायत हमजा शहबाज के साथ है तो कोई अपसेट हो सकता है या कोई एक जो ट्विस्ट आ सकता है इस कहानी में? देखिए, आसिफ जरदारी साहब जो है यकीनी तौर पे इस वक्त सबसे ज्यादा शातिर सियासतदान है मुल्क में, और अगर सही मानों में देखा जाए कि जो कुछ हुआ है, इमरान खान की हुकूमत गई है, वो उसके पीछे जो है इनकी आसिफ जरदारी की जो है वो हिकमत अमली बहुत ज़्यादा शामिल रही है। उन्होंने इकट्ठा किया था तमाम इत्तेहादियों को। लेकिन अब जो है वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो है जो सियासत
सियासत का एक तरीक़ेकार रहा है, और खासतौर पंजाब में तो 10 जो अगर पीटीआई की हुकूमत जो है उस वक्त बन सकती है जबकि उसको पीएमएलक्यू की पूरी 10 सीटों की 10 सीटें हिमायत होंगी। लेकिन अब ये कि जो आसिफ ज़रदारी साहब मुतहर्रिक हैं, उसकी एक और वजह भी है, क्योंकि पीएमएलक्यू ऑलरेडी तकसीम हो चुकी है। अगर देखा जाए तो चौधरी शुजात इन्हें एक हद तक पीएमएलएन की हिमायत की है, और इस वक्त 2 वज़रा जो है पीएमएल ये इस वक्त मरकज में वो पीएमएलक्यू के हैं, तो एक तकसीम तो हो चुकी है। तो क्या वो तकसीम जो है उसका इजहार जो है पंजाब असेंबली में भी हो सकता है? मेरा ख्याल ये कि उसी वजह से आसिफ ज़रदारी साहब मुतहर्रिक हुए कि अगर वहाँ से 10 में से 5 या 6 भी अगर वो टूट जाते हैं तो फिर जो है पीटीआई के चांसेस हुकूमत बनाने के ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले कोर्ट ने फैसला किया था उन 20 लोगों के हवाले से जिनमें से सब ने वोट नहीं किया था हमजा शहबाज साहब के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद वो जो 20 मुनहरिफ अरकान थे, कोर्ट ने उन्हें दोबारा जाके मैंडेट लेने का कहा, वो दोबारा मैंडेट लेकर आए। अब भी अगर ये अरकान टूटते हैं अपनी जमात से, दूसरी जमात की तरफ जाते हैं, तो ये मामला तो वही है बिल्कुल जैसे पहले था। तो क्या पहले फैसले के बाद ये पॉसिबल होगा अरकान के लिए कानूनी और आईनी तौर पर कि वो वोट ना करें? एब्सटेन तो कर सकते हैं, अगर वोट करने ना जाएं तो एक अलहदा मामला है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि दूसरे उम्मीदवार के हक में वोट कर दें। तो ये कानूनी और आईनी तौर पर क्या इसमें पेचीदगी मौजूद है या मामला सीधा सीधा? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है इस बात के जो है ख़त्म हो चुके हैं इम्कानात कि कोई जो है डिफेक्ट करके दूसरी तरफ पार्टी को वोट दे, क्योंकि उसका एक तो पहले ये है कि उसका वोट काउंट ही नहीं होगा शुरू में, अगर वो देता भी है, और उसके बाद डिसीट भी हो जाता है। लेकिन एब्सटेन होने के लिए जो है मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर कोई इस किस्म की शर्त नाफिज होती है। कोई बीमार भी हो सकता है और सियासी बीमारी भी होती है लोगों को, इसके साथ साथ कोई कहीं मुल्क से बाहर भी चला जाता है, तो ये तमाम चीज़ें एक मुमकिनात रहती हैं। पाकिस्तान की सियासत में हमने बहुत कुछ देखा है। लेकिन जहाँ तक पीएमएलक्यू का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पार्टी जिस तरह जड़ेबंदी का शिकार है, तो उसमें इस चीज़ का इतलाक होता है या नहीं होता है मुझे नहीं समझ में आती है। क्योंकि देखें सेंट्रल में जो हुआ है पीएमएलक्यू के आधे मेंबर उधर हैं, 2 मेंबर दूसरी तरफ हैं। इसी तरह से अगर इसमें हो भी जाता है तो पहले ये तय करना होगा कि पीएमएलक्यू का लीडर कौन है, चौधरी शुजात है या जो है परवेज साहब कौन है? अब देखें मतलब ये तो खानदानी सियासत है, पूरी सियासी पार्टियां तो हमारे यहाँ सारे खानदानी सियासती में घूमती हैं। तो लेकिन ये है कि मरकज में हमने देखा है कि चौधरी शुजात साहब के जो लोग थे या उनकी जिनको सरपरस्ती हासिल थी, उन्होंने पीएमएलएन का साथ दिया है। तो मेरा ख्याल ये कि जो आसिफ ज़रदारी साहब की 2 दफ़ा की जो है वो यात्रा रही है शुजात साहब के घर पे, वो इसी की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जाहिद साहब, दूसरी जानिब हम नून लीग के बयानिए के हवाले से भी बात करें। पंजाब में जो इलेक्शन के बाद की सिचुएशन है, नून लीग के बयानिए में भी थोड़ी तल्खी आई है, चाहे वो मियां जावेद लतीफ़ के हवाले से बात करें, और कल ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा जो ममनुआ फंडिंग केस है उसको लेकर, और साथ साथ जो दीगर केसेस हैं उस पर उन्होंने जल्द फैसलों का मुतालबा किया है। अब वो सियासत को इस तरफ या अपने बयानिए को इस तरफ लेकर आए हैं कि अब तहरीक इंसाफ को किसी और साइड से जो कह लें एक गिरफ्त मजबूत की जाए। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो बयानिए में तब्दीली आई है, जो मज़ाहमती बयानिया एक्सटेंड हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, और जो इनके दावे हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो पीएमएलएन जो है वो खासी तकसीम नजर आती है हमें। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वाज़े तौर पे कोई जड़ेबंदी है वहाँ पे, लेकिन यकीनी तौर पे इख्तिलाफ राय वहाँ पे मौजूद है, और जिसका वजह से जो है वो जो इलेक्शन में जो शिकस्त हुई थी उसकी एक अहम वजह ये भी थी। लेकिन असल बात ये है कि देखें इसमें उनका एग्रेसिव आना है। जैसे जावेद लतीफ़ साहब ने तो बिल्कुल ही दूसरी बात की है। वो तो ऐसा मालूम होता है कि वो उनको पहले से ही भड़ास निकालनी थी, पहले भी ये करते रहे। तो मेरे ख्याल उनकी तो अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये कि साद रफीक का कहना दूसरी चीज़ थी। तो ये ज़रूर है कि पीएमएलएन के बयानिया में ये बात ज़रूर आएगी कि जो है उनको ख़ासतौर पे इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जो उनका फैसला जो है पीटीआई के केस फंड फंडिंग का फैसला ज़रूर जल्दी होना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि सियासत में जो एक तलखी आई है, जो टेंशन बढ़ी है,
उसका इजहार हमें PMLN के पास। जाहिद साहब, दो ही बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त, बाकी जमातें भी हैं, 11-12 जमातें हैं, लेकिन ये दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, तहरीक इंसाफ और नून लीग। ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट को हिट कर रहे हैं इंतखाबी अमल को लेकर। कल साथ साहब ने कहा कि जी हमें एक जानिब मुश्किल फैसले करवाए, फिर हमें इलेक्शन में भेज दिया, इदारों को सोचना होगा, उन्होंने बाकायदा नाम लिया। इमरान खान साहब की तो तकरीरें किसी से ढकी छुपी नहीं है, कल शहबाज गिल साहब ने तो चीफ अवामी स्टाफ का नाम ले लिया। दोनों इदारे इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हेल्प के लिए और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करने के लिए। वेयर डज इस्टेब्लिशमेंट स्टैंड, और क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री को देखते हुए आप इस मोड़ को कैसे देखते हैं पाकिस्तानी सियासत में? देखिए, ये तो एक रही है हमेशा, एक एस्टैब्लिशमेंट का तो एक रोल रहा है, चाहे वो इक़्तिदार में, बराह रास्त इक़्तिदार में हो या बाहर हो, वो तो रहा है। और ये कि जो मुल्क में तब्दीलियां आती रही हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा भी रहा है, इससे तो कोई है नहीं। अब खुद इमरान खान साहब की 3 साल जो हुकूमत रही है, या उनका हुकूमत का बनना ही जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मन्नत रहा है। तो अब जो है, जो इनकी नाराजगी जो है इमरान खान साहब की, वो ये नहीं है कि उनको एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी नाराजगी यही है कि सरपरस्ती जो थी उनकी वो खत्म क्यों की गई है। उनकी नाराजगी ये है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो यानी दूसरी जमातों को रोके। और अब जो है, पहले हमने देखा था उस जमाने में PMLN जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती थी, लेकिन अब उनका रवैया उस तरह से नहीं है, एक लिहाज से जाराना रवैया नहीं है, एक दो लोगों की बातों से जाहिर होती है। तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द ही घूमती है। सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने आप को आजाद या अपने आप को फैसले करने नहीं कर पाती हैं। आपस में इख्तिलाफात और लड़ाइयों की वजह से जो एक जमहूरी एक तरीक़ाकार हो सकता है या जमहूरी प्रोसेस होता है वो हमेशा वीक हुआ है। और होता सिर्फ यही है कि जो है जमातें जब नाराज होती हैं तो उनकी नाराजगी ये होती है कि हमारी सरपरस्ती क्यों हट गई। ठीक है, आखिर में डॉलर 225 रुपए का हो गया। इतनी शॉकिंग न्यूज़ इकोनॉमी को लेकर हमें बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी या बीइंग अ जर्नलिस्ट कभी नहीं लगी। कल जब हमें पता लगा कि 8 रुपए का जंप रुपया ले गया, सरकारी तौर पे आई थिंक 221 रुपए कुछ का ट्रेड हुआ एंड देन 225, और ये हिस्टोरिक हाई है अब तक जितना भी जंप हुआ है। हुकूमत से संभल नहीं रही है सूरत हाल। कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने कन्फेस किया कि अनसर्टेनिटी एक बड़ी वजह है इसकी। अनसर्टेनिटी कैसे दूर होगी उसका फिलहाल तो कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। वो क्योस जो पॉलिटिकली मौजूद है, जाहिद साहब आप उससे बेहतर जानते हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद है। ये मामला किस जानिब जा रहा है? फिच ने भी पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको मनफी कर दिया, इससे पहले मूडीज कर चुका है, हमारी मुस्तकम नहीं रही वहाँ पे जो रेटिंग है। आप कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मसला है, आमतौर पर लोगों की नजरें सिर्फ सियासत पे पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त माशी सूरत हाल का है। और जो हालात नजर आ रहे हैं, जो कि हमें उसमें एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद है कि जो है हम डिफॉल्ट ना कर जाए। अभी सूरत हाल इतनी अभी तक तो काबू में है एक हद तक, लेकिन ये कि जिस तेजी के साथ खराब हो रही है सूरत हाल, उससे तो चीजें जो है संभलती हुई दिखाई नहीं देती है। और देखिए, माशियात का बड़ा रास्त ताल्लुक होता है सियासी सूरत हाल पे, और ख़ास तौर पे इस वक्त जब सियासी सूरत हाल खराब, इतनी ज़्यादा ख़राब नज़र आती है, और उसके साथ साथ हमें जो है और भी माशी तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो जो रुपीस के जो गिरने का है या डॉलर के बढ़ने का जो हम देख रहे हैं, उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये सही है कि सियासी अनसर्टेनिटी है। और इस बात पे जो है ये भी है कि जब उसका ये भी अभी तक साफ नहीं है कि माशी पे जो है क्या हुकूमत काबिल हो सकेगी कि वो तमाम फैसले सख्त फैसलों के बावजूद अभी तक सर्टेनिटी की कैफियत के हवाले से हम आइंदा आने वाले दिनों में शोर नहीं हो सकते। जाहिद हुसैन साहब मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात कर रहे थे और इकॉनमी को जो दरपेश मुश्किलात हैं उस पर भी उन्होंने अपना कॉमेंट दिया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ मौशी सूरत हाल की। तो मुल्क में जारी सियासी गैर यकीनी से मौशी हालात संगीन होने लगे हैं। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद मौशी इशारिये मजीद गिरावट का शिकार हो गए हैं, जबकि बैरूनी अदायगियों का जो दबाव है मुसलसल बढ़ रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर 9 अरब डॉलर तक आ गए हैं। रुपए की तारीखी बेकदरी देखी जा रही है, और साथ साथ डॉलर की बात की जाए तो वो बेलगाम हो चुका है। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह
224 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान है। एक ही दिन में सरमायाकारों को 137 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके साथ साथ जी बात करें IMF प्रोग्राम के हवाले से तो वो ताखीर का शिकार है। हुकूमत से जो पेश की शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा तो किया जा रहा है। साथ साथ अगर बात करें इंटरनेशनल इदारों की तो मूडीज के बाद आलमी रैंकिंग एजेंसी फेच ने भी पाकिस्तान की आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। और इसकी वजह यही है कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और जो कमज़ोर हुकूमती इत्तेहाद है, जल्द इलेक्शन के मुतालबा है, ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो नेगेटिव हो गई है। शेख रशीद साहब ने तो खदशा जाहिर किया है कि मईशत तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान किसी भी वक्त श्रीलंका बन सकता है। शेख रशीद साहब कैसे कह देते हैं जैसे उन्होंने रेलवे को चाइना की रेलवे बना दिया ना, ऐसे कह देते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने मशवरा दिया है कि मईशत को बचाने के लिए फौरी जनरल इलेक्शन करवाया जाए ताकि सूरत हाल स्टेबल हो। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे मईशत हमारे साथ मौजूद से मदद देने की कोशिश करते हैं कि वो इस सूरत हाल में क्या रहनुमाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बहुत संगीन सूरत हाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब हो रही है। हमने इसको इस हद तक जाता एक्सपेक्ट नहीं किया था। पाकिस्तान में मौशी बहरान आते रहे हैं, सियासी बहरान भी आते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा ये दोनों चीज़ें जो क्लब की हैं और उसका जो इम्पैक्ट ओवरऑल आया है शायद इंटरनेशनल रिसेशन की वजह से, ये बहुत ही ज़्यादा है। क्या हमारे मुल्क के नातमा कंधे इस सूरत हाल को बर्दाश्त कर जाएंगे या फिर जिस तरह शेख रशीद साहब जैसे लोग बातें कर रहे हैं वैसी कोई सूरत हाल वाकई हो सकती है? डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं? देखिए, सूरत हाल की संगीनी में तो कोई शक नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान के जो सॉवरन डेट रिस्क जो है उसको देखें तो ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को चौथा मुल्क करार दिया है एल सल्वाडोर, गाना और ट्यूनीसिया के बाद, जो कि अपने लॉन्ग टर्म कर्जों पे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। और इस सूरत हाल में आई वुड से कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम इसको ज़्यादा एग्रेवेट कर रहा है, क्योंकि इस वक्त होना क्या है, होना ये है कि आपको IMF की ट्रांस फौरी तौर पे चाहिए ताकि आपकी करेंसी जो है वो मुस्तहकम रह सके, आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर हो सके। IMF की, जैसा कि आपके प्रोग्राम्स में कई दफ़ा बता चुका हूँ इससे पहले भी, कि IMF की ट्रांच अभी अगस्त के एंड पे आएगी, वो भी उस सूरत में जबकि बाकी प्रायर एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हों। यानी अभी पावर टैरिफ जो है उसमें इजाफा है, गैस के टैरिफ में इजाफा होगा, बिजली और गैस के नरक, और 1 अगस्त को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा होगा। अगर आरपी मंडी में तेल की कीमतें जो है उनमें कमी ना आई तो इसका मतलब है कि 10 रुपए के करीब दोबारा से पेट्रोल और डीजल की कीमतों जो है उनमें इजाफा हो रहा होगा। अब ये वो इक़दाम हैं जो कि कोई भी हुकूमत जो है, पोलिटिकल पार्टी, वो अकेला करते हुए डरेगी। और स्पेशली पंजाब के बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद PDM कोलिशन 10 दफा सोचेगा कि उसको अपनी पॉपुलैरिटी और अपना पॉलिटिकल कैपिटल किस हद तक स्टेक पे लगाना है। और यहाँ से आगे का जो सफर है वो एक कलेक्टिव पॉलिटिकल विजडम से स्टार्ट होता है। वो उसमें आप इकोनॉमी को पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते। इकोनॉमी को पॉलिटिसाइज करने का मतलब होगा कि एक लूज लूज सिचुएशन में आ जाएंगे जिसमें कि तमाम स्टेक होल्डर्स लूज कर रहे होंगे। और अब यहाँ पे ये देखना है कि कोई भी पार्टी वफाकी हुकूमत बनाती है उसको कमोबेश इन्हीं चैलेंजेस का सामना होगा और उसको अपोजिशन की भरपूर सपोर्ट चाहिए होगी जो फंडामेंटल्स ठीक करने के लिए कुछ इक़दाम लेने हैं। और उसके साथ साथ जो आपके लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो इन इक़दाम से जो फंडामेंटल्स को ठीक करने के लिए जो इक़दाम होंगे उससे जो पिसेगी, उसके लिए भी एक लाया अमल जो है वो तैयार करना बड़ा जरूरी है। ताकि ऐसे लगता है डॉक्टर साहब ये वाहिद वो ब्रिज है जिसको क्रॉस किए बगैर अब इस दरिया के पार नहीं जा सकते, और वो ब्रिज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, समहाउ चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर सबका न सिर्फ इत्तेफाक हो बल्कि एक दूसरे की हिमायत भी हो। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हुआ पिछले 75 सालों में। और मौजूदा सियासी सूरत हाल तो डॉक्टर साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बहुत कशीदा है, ये होता नजर नहीं आता। तो पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है फिर? क्या कोई जी, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये जो डेप्रिसिएशन हो रही है रुपए की, अगर पिछले 4 महीनों की डेप्रिसिएशन देखें तो ये पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग में उतना ही इजाफा हो गया है जितना कि पाकिस्तान का इस साल का वफाकी हुकूमत के पास रेवेन्यू है 4.9 ट्रिलियन रुपीस। अगर आप एक पूरा साल लगा के 5% GDP अचीव करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के जो डेट सर्विसिंग है वो 5% है तकरीबन GDP का, जो कि हमने पे करना है। तो ये चीजें जो है ये एक सस्टेनेबल नहीं है। और इसमें इस वक्त आई वुड से कि जो स्टेक होल्डर्स, तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग
पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस, उनको इकट्ठे बैठना होगा और बैठ के इसका लायामल तैयार करना होगा। अगर आप पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को देखते हैं तो उसका जो सेंट्रल पिलर है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बगैर आपकी तमाम तरह की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी खुदा न खास्ता, और उसको इंश्योर करने के लिए जैसे आपके पास नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल बनाना पड़ेगी। उसमें चारों सूबों के वज़राए आला को मदऊ करें, मेंबर बनाए, उसमें पार्लियामेंट्री कमेटीज जो है, जो पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज उनके नुमाइंदे हों, और उसमें अस्करी क़यादत जो है वो मौजूद हो, और बैठ के वो कम से कम 5 साल का एक लाहेअमल तैयार करें डेट सर्विसिंग के बारे में, एनर्जी सर्कुलर डेट के बारे में, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनके बारे में, ट्रेड जो है वो बैलेंस उसके बारे में। तो जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे कि कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है, इस पर कंप्रोमाइज करेगा लूजर पाकिस्तान के अवाम होंगे उसके। बिल्कुल, उसके इम्पैक्ट पाकिस्तान के अवाम पे आएगा। दूसरी जानिब आलमी जो रैंकिंग या रेटिंग एजेंसीज हैं, उन जो रेटिंग के मुताबिक जो पाकिस्तान की मईशत है वो भी मनफी हो गई है, और बहुत सारी रीज़न जो हम अभी सियासी बहरान की बात कर रहे थे, अदम इस्तेहकाम की बात कर रहे थे, या फौरी इलेक्शन के मुतालबे के हवाले से ये जो वजूहात बताई जा रही हैं, जो खदशात हैं पाकिस्तानी मईशत को लेके, इन आलमी रेटिंग जैसे हम मूडीज़ की बात करें थे, फिच की बात करें, किस हद तक दुरुस्त हैं? और जिस तरह से शेख रशीद साहब की भी स्टेटमेंट आई या दीगर जो सियासतदान हैं वो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। डॉक्टर साहब देखिए, इस वक्त अगर पोलिटिकल कंप्लेंसी होगी तो खुदा न खास्ता उस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं मुफ्ती इस्माइल साहब और जो करंट PDM गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करूँगा कि राइट नाउ आप पॉपुलिस्ट मैयर्स नहीं ले सकते। यानी हमें ये तो देखना है कि इन वजूहात को देखा जाए और स्टेट बैंक देखे कि ये एकदम से पिछले 2 दिनों में 12-14 रुपए जो रुपए की कीमत है उसमें डेप्रिसिएशन क्यों आई है, क्या ये कोई होल्डिंग हो रही है, कोई पैनिक बाइंग है। लेकिन उसके अलावा जो आपने स्टेप्स लेने हैं, जिन स्टेप्स का वादा किया हुआ है IMF के साथ, अगर वो स्टेप्स नहीं लेते, आप पॉपुलिस्ट मेयर्स को अडॉप्ट करते हैं, तो फिर श्रीलंका जैसी सूरत हाल जो है वो पैदा होगी। और मैं सिर्फ नाज़रीन को याद दिलाता चलूँ कि राजापक्सा की गलतियाँ क्या थी। राजापक्सा की गलतियाँ ये थी कि जब उनको रेवेन्यू चाहिए था, उन्होंने अपना GST जो है उसको हाफ कर दिया था, 7% पे ले आए थे। जब उनका श्रीलंका का रुपया डेप्रिशिएट हो रहा था तो उन्होंने उसको मसनूई तरीके से स्टेबलाइज किया हुआ था। वो अपने रिजर्व बैंक से डॉलर्स जो हैं वो ओपन मार्केट में कैश करवा कर रुपये को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे थे, अंटिल के उनके रिजर्व्स सारे खत्म हो गए। और फिर एक वक्त ऐसा आया जबकि उनको अपनी एसेंशियल इंपोर्ट पे, जब उन्होंने लग्जरी इंपोर्ट पे बैन नहीं किया तो उनको एसेंशियल इंपोर्ट्स बैन करना पड़ी, जिसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और बाकी चीजें शामिल थी, जिससे उनकी एग्रीकल्चर तबाह हो गई। तो इस तरह के पॉपुलिस्ट मेयर जो है वो हुकूमत को आई विल अर्ज के वो नहीं लेने। हुकूमत को इस वक्त थोड़ा सा अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हुए, पैनिक में आए बगैर, जो IMF के साथ कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करना होगा, ताकि IMF की डील जो है वो जल्द आ सके और इससे हम स्मूथ सेलिंग कर सके। तो डॉक्टर साहब, हमने तो प्रीएम्प्ट किया है, फिर थोड़ा सा हमने तो एसेंशियल्स के बजाय लग्जरी इंपोर्ट्स के ऊपर हमने बैन किया है, उसको हमने थोड़ा सा मईशत को स्लो डाउन किया है, हमने अपना जो इंटरेस्ट रेट है जो उसको उसमें इजाफा किया, और इजाफा बहुत ज़्यादा है लेकिन हमने किया है ताकि, और उससे हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर फ़र्क तो पड़ा है दूसरी जानिब। और ये बात आप हमारे शो में भी कर चुके हैं कि हमारी जो इकोनॉमी का साइज़ है इट्स वे बिगर देन श्रीलंका, सो हमें वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब हमारी जो डेट सर्विसिंग है वो भी, उसका साइज़ भी तो उतना ही बड़ा है, हमारा बहरान भी तो उतना ही बड़ा है, हमारी आबादी भी तो उतनी ही बड़ी है दूसरी जानिब, यानी कि हमारा क्राइसिस भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा हमारे पास वसाइल मौजूद हैं। तो आप अगर एक कंपैरिजन हम इसका अपने सामने रख रहे हैं, और जिस तरह आपने ब्लूमबर्ग का हवाला दिया, तो हमें किस हद तक इसको लेकर पैनिक होना चाहिए, और क्या हम वो इनिशियल मेजर्स ले चुके हैं जो शायद श्रीलंकन गवर्नमेंट उस टाइम नहीं ले पाई या नहीं लिए उन्होंने, और फिर वो जवाल का शिकार हुए? मेरा ख्याल है 2 मेजर्स तो हम ले चुके हैं। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इस वक्त इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसी तरीके से रुपए की डेप्रिसिएशन जो है वो, उसमें स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स हैं नहीं, तो हम उस पर इंटरफेयर कहाँ से करेंगे? जाहिर है अगर इंटरफेयर करेंगे तो फिर हमारे पास इंपोर्ट्स के लिए डॉलर नहीं बचेंगे। गो का रुपया हिट हो रहा है जिसका सबको नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो हुकूमत लिए पड़ी है, लेकिन जो जैसा मैंने शुरू में कहा कि उसका हुकूमत को खमियाजा भी भुगतना पड़ा। अगर मैं पंजाब के रिजल्ट्स को देखता हूँ तो मुनहरफिन को जो PTI के थे उनको PML का टिकट देने के बाद जो सेकंड बड़ी इनकी शिकस्त की वजह इस वक्त मुबसरीन देख
रहे हैं वो महंगाई है, तो जाहिर है कि नॉन पॉपुलर डिसीजन लेना जो है वो किसी भी हुकूमत के लिए जो इसको स्पेशली अपने एक बाई इलेक्शंस में ठीक ठाक किस्म की हजीमत का सामना करना हो, ये कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। और यही वजह कि फैसले लेने पड़ेंगे इसके लिए। इसके अपोजिशन की उनको सपोर्ट चाहिए, और अगर पीटीआई भी वफाकी हुकूमत में आ जाती है तो पीटीआई को भी यही सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि उसके बगैर आपका आगे बढ़ना मुश्किल नहीं है। और इस पे इत्तेफाक हो रहा फिल वक्त मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने कुछ बड़े हौसला सॉल्यूशंस बताए हैं। माहिर मईशत को सुन लीजिए, आर डियर पॉलिटिशियंस, वो आपको जो मशवरा दे रहे हैं आप खुद भी समझते हैं। वन थिंग आई बिलीव इन कि पाकिस्तान के साथ हर कोई मुखलिस है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकली तो कुछ करना पड़ेगा, और जब तक इकोनॉमी के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं होता है, पार्टीज एक दूसरे के साथ नहीं बैठती हैं, ये मामला हल नहीं होगा। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अल्टीमेट लूजर्स पाकिस्तान के अवाम होंगे। तो चलें जनाब, इस नोट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और इतने दिनों से हमने कोविड के हवाले से बात नहीं की। इसका ये मतलब नहीं है कि कोविड चला गया है, बल्कि कोविड इज स्टिल हेयर। और उस हवाले से अगर थोड़ी स्टैटिस्टिक्स आपको बता दें तो मज़ीद 7 अफराद जो हैं वो जाबाहक हुए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान जो नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 592 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 174 मरीजों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट है, और जो मस्बत केसों की शरह है वो 2.78% तक रिकॉर्ड की गई है। सो पिछले दिनों हमने देखा कि कोविड के केसेस में खासा राइज आया था, और उसके बाद से एनसीओसी की जानिब से इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, बूस्टर शॉट्स लगवानी है, वैक्सीनेशन जिन लोगों की हो गई है वो बूस्टर शॉट्स लगवा लें, या जिनकी नहीं हुई वो वैक्सीन लगवा लें, और साथ साथ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये वाले सारे चीज़ें तो आपने उसको फॉलो करना ही है। तो लिहाजा यही है कि कोविड इज स्टिल हेयर, और आपकी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, और जैसे भी आगे सूरत हाल है हमारे सामने। कुछ आम शख्सियात भी इसका शिकार हुई हैं। मरियम नवाज साहिबा दोबारा से कोविड का शिकार हुई, उनको एक बार पहले भी हुआ था, उनके शौहर को भी कोविड हुआ, और इस तरह कुछ और इतलात भी हमारे आसपास भी लोगों से मिली कि लोगों को दोबारा से कोविड की शिकायत हुई। दो कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई थी या जिन लोगों ने बूस्टर शॉट लगवाए हुए थे उनके ऊपर उस तरह का असर नहीं हुआ, इट वॉज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपने वैक्सीन ही नहीं लगवाई हुई तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर अपनी नेचुरल रेजिस्टेंस के अलावा वैक्सीन की सूरत में जो इसके खिलाफ रेजिस्टेंस है वो मौजूद नहीं है, तो शायद फिर आपका जो जिस्म है वो इसको, आपकी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड ना कर पाए। तो ज़रूरी है कि आप वैक्सीन लगवा लें ताकि रेजिस्टेंस मौजूद हो। खुदा न खास्ता अगर कोविड का ये वाला अटैक आपके ऊपर आता है तो आप उसको रेजिस्ट कर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। कम से कम ये होगा कि वो जानलेवा तो नहीं होगा ना, कम से कम। और इमरान, एक और फैक्टर कि बहुत सारे लोग वेदर के साथ इसको कर रहे हैं, तो अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई सिम्टम्स है तो डू गेट योरसेल्फ टेस्टेड, आप टेस्ट करा लें तो बेहतर है। चलिए जनाब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब आपकी मुलाकात हमने करवानी है जी एक ऐसे आर्टिस्ट से जो कि बैक वक्त कथक और खटक डांस का इम्तजाज रखते हैं। और कप ऑफ कॉफ़ी में हमना खालिद आज मुलाकात करवाएंगी खानज़ादा असवंद यार खटक से, जो कि ये महारत रखते हैं। उनको ये शौक़ कब से हुआ, वो कब से कर रहे हैं, और अब तक कहाँ कहाँ पे अपने इस फ़न का मुजाहरा कर चुके हैं, ये सभी बातें होंगी आज की और कप ऑफ कॉफ़ी में। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद, और आज इतनी चीज़ें बिहाइंड द सीन डिस्कस हो चुकी हुई थी कि मुझे लग रहा था कि टाइम जो है ना वो कम है, और ओपनिंग मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि डांसेस के जॉनरा मैंने सुने हैं कि हाँ जी शादियाँ हो रही हैं, बॉलीवुड डांस हो रहा है, अच्छा हिप हॉप हो रहा है, भंगड़ा हो रहा है, लेकिन क्लासिकल में कथक, और पाकिस्तान में और फर्स्ट मेल और पठानों वाली साइड से कुछ चीज़ें ऐसे इंटरकनेक्ट होती थी। मैंने कहा नहीं यार, मैंने जाना है, मिलना है, इंटरव्यू करना है, और उससे पहले सारी स्ट्रगल सुननी है। तो बिल्कुल आप लोग आज एंजॉय करने वाले हैं, कुछ स्टेप्स कुछ सीखने वाले हैं, कुछ स्ट्रगल देखने सुनने वाले हैं, और फ्यूचर क्या प्लान्स है, ये सारा कुछ आज होगा। मैंने कहा ना आज ओपनिंग मेरी बहुत लंबी होने वाली, तो मैं इसको शॉर्ट करूँगी। मेरे साथ है खानज़ादा असवंद यार खटक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सबसे पहले टाइम देने के लिए। और
पहला ही सवाल ये होगा कि आपने डांस यानी ये क्लासिकल कथक कैसे आपके अंदर शौक आया कि यार पढ़ते पढ़ते हम पढ़ रहे थे तो बैचलर्स कर रहे थे, तो अपनी पहले हिस्ट्री बताएं क्योंकि यू आर प्रॉपर क्वालिफाइड। मेरा ताल्लुक़ खुशहाल खान खटक की 12वीं पुश्त से है और कोहाट के इलाके टेरी से मेरा ताल्लुक़ है। तो कथक का शौक़ और रक़्स का शौक़ मुझे बचपन से ही था और ए लेवल के दिनों में सन 2000 में मैंने रक़्स सीखना शुरू किया बाकायदा कथक। और फिर मैं मादाम इंदु मिठा जी, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम, 92 साल की, उनका मैं एक अदना सा शागिर्द बना। और मादाम इंदु मिठा जी वो हैं जिन्होंने सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी उनको नवाजा गया है। तो उनसे मैंने कथक और भरतनाट्यम जो कि जुनूबी हिंदी क्लासिकी रक़्स है, ये मैंने उनसे सीखे। रक़्स जो है वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी जैसा है। जिस तरह मौलाना रूमी साहब ने फरमाया कि कायनात का हर ज़रा रक़्स में है, गर्दिश में है, तो मैं भी उसी तरह फिर गर्दिश में हूँ, रक़्स में हूँ। चूँकि मौलाना रूमी साहब ने ये भी फरमाया है कि खुदा तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं और मैंने रास्ता इख्तियार किया है रक़्स का, मौसीकी का और तबस्सुम का, हंसी का और मुस्कुराहट का। तो रक़्स जो है आपको खुदा तक पहुँचाता है। रक़्स में देखिए जो क्लासिकी रक़्स जो है, इसमें जो 8 किस्में हिंदुस्तानी क्लासिकी रक़्स की, उसमें जो कथक है वो शुमाल तरीन क्लासिकी रक़्स है। और जो शुमाली ख़ित्ता है हमारा, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर, राजस्थान, तो जब मुसलमान आए तो उन्होंने जो ये कथक रक़्स था उसको एक दरबारी रक़्स बना दिया, उसको एक सेकुलर रक़्स बना दिया और उसमें लिबास भी तब्दील हो गया। शुरू में जो रक़्स था, कथक था, ये कथक असल में संस्कृत के लफ्ज़ कथा से निकला है जिसका मतलब है कहानी। तो ये कथाकार जो थे या कथक करने वाले जो थे, ये एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और ये अपने अपने गांव की कहानियाँ सुनाते थे थ्रू रक़्स करके। जी, रक़्स के ज़रिए बाजे उनके साथ बंधे होते थे और ये एक गांव से दूसरे गांव जाके वो कहानियाँ सुनाते थे अपने अपने इलाकों की। तो शुरू में आप जो है ना फ़र्क कर सकते थे कि ये हिंदी क्लासिकी रक़ास है और ये जो है तुर्क अफ़गान पश्तून रक़ास है। तो जब मैंने ये रक़्स सीखे मादाम इंदु मिठा जी से, कथक और भरतनाट्यम, तो मैंने कहा मैं तो पठान हूँ, अफ़गान हूँ, पश्तून हूँ, खुशहाल खान खटक की 12वीं पुश्त हूँ, तो क्यों ना मैं पश्तो के साज़ पे, रबाब पे, तबले पे और सारंगी पे, सरिंदाब पे मैं ये रक़्स पेश करूँ। तो फिर मैंने एक मुरक्कब बनाया खटक कथक का, जिसमें तलवारें भी होती हैं, जिसमें रुमाल भी होते हैं और जिसमें घुंघरू भी होते हैं। तलवारें इसलिए कि मैं जो है वो नाइंसाफ़ी और नफ़रत के ख़िलाफ़ जंग कर रहा हूँ। रुमाल जो है, सुर्ख रुमाल, वो मोहब्बत का पैगाम है और घुंघरू जो है वो एक साज़ है जो कथक की बुनियाद है। खुशहाल खान खटक खुद अल्फाज का रक़्स करते थे, चूँकि शायरी अल्फाज का रक़्स है और मैं जो है आज़ा की शायरी करता हूँ। चूँकि आपकी सारी बात कट करी हूँ, इन्हीं सारी बातों में मैंने आपसे एक ये सवाल पूछना है कि जब आपने स्टार्ट लिया, आपने स्टैंड लिया कि पढ़ाई तो हो रही है लेकिन मैंने जो है अब कथक सीखना है, तो किस तरह की क्रिटिसिज्म या किस तरह की स्ट्रगल आपने फेस की? जी, मैं तो जब मैं पढ़ रहा था, ए लेवल कर रहा था और BBA कर रहा था, उस ज़माने में मैं कथक भी सीख रहा था। तो वालिदैन को इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा बच्चा जो है वो पढ़ भी रहा है। फिर बाद में मैंने नौकरियां भी शुरू कर दी गैर सरकारी तंजीमों के साथ, तो सब कुछ ठीक जा रहा था उनकी यानी ख्वाब के मुताबिक। और फिर आहिस्ता आहिस्ता नौकरी के दौरान मुझे एहसास हुआ कि नौकरी तो मैं कर रहा होता हूँ लेकिन मेरा ध्यान जो है वो तवज्जो ज़्यादा कथक पे, रक़्स पे होती है। तो फिर मैंने इस लिहाज से फिर मैंने अपनी NGO बनाई एक। जिस तरह की नॉलेज अभी मुझे आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू लेके हो रही, तो मैंने नोट किया है शायद आपकी क्या जनरेशन इससे पहले भी अवेयरनेस नहीं है बेसिकली। हाँ, हम शायद हमें आइडिया है कि जी इस चीज़ को हम प्रमोट भी कर लेते हैं, जी ये शादियाँ हैं और इस तरह से बॉलीवुड डांस है, लेकिन इट्सेल्फ आप सूफीज़म का बता रहे हैं, आप कथक का बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का कितना इनिशिएटिव है इस चीज़ को लेके, और आपने इट्सेल्फ इस चीज़ को अवेयरनेस लाने के लिए कितनी स्ट्रगल फेस की है ऑल ओवर सोसाइटी में, या कोई एकेडमी आपकी कोई है? मैंने
अपने घर पे ही एकेडमी बनाई है टेरी नवाब दरबार के नाम से, कि जिसके ज़रिए मैं जो है ना कथक सिखाता हूँ, हिंदी क्लासिकी रक्स कथक, और यहाँ पे मैं अफ़गान लोगरी रक्स सिखाता हूँ, और दीगर इसके अलावा जो हमारा अता है जो पश्तूनों का कौमी रक्स है वो भी मैं सिखाता हूँ। और इस सारे रक्स सिखाने का मकसद ये है ताकि लोगों में आगे ही आए। जिस तरह हमारे यहाँ पे कल्चर है कि आर्टिस्ट को उस तरह से कह लें कि जितना वो अपनी पूरी ज़िंदगी में इनपुट डालता है उस तरह का आउटपुट थ्रू गवर्नमेंट नहीं मिलता। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम इस चीज़ को रिकगनाइज़ करें, स्पेशली जो आपने यॉन्ड्रा बताया कथक का, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम है, बल्कि मैंने बहुत कम क्या सुना ही नहीं। यू आर द फर्स्ट जिनके साथ मैं बैठ के बात कर रही हूँ। देखिए, सरकार को ज़िम्मेदारी के साथ अपना जो कल्चर है, अपनी जो सकाफ़त है उसको अपनाना चाहिए। रक्स कथक हमारी सकाफ़त का अहम जुज़्व है, ठीक है। रक्स जो है और ख़ास तौर पे कथक ये हमारी सकाफ़त का अहम जुज़्व है। इसको सरकार को इसकी सरपरस्ती करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने पिछले 70 सालों में कोई सरपरस्ती नहीं की। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, देर आयत दुरुस्त आयत, सरकार को सरपरस्ती करनी चाहिए। चूँकि पहले अगर ये कथक आपके सामने है या खटक डांस आपके सामने है तो पुराने नवाबीन, पुराने सरदार, पुराने महाराजा इनकी सरपरस्ती करते थे। तो अब वो पाकिस्तानी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी सरपरस्ती करें। देखिए, अगर मेरा इदारा है टेरी नवाब दरबार, तो मैं तो एक महदूद लोगों को ही सिखा सकूंगा क्योंकि मेरे पास महदूद फंड्स होंगे। लेकिन सरकार के पास तो बहुत दौलत है और वो मेरे और आपकी ही दौलत है, जिसमें मेरा खून पसीना भी शामिल है। तो सरकार को चाहिए कि हमारी खुशियों के लिए, हमारी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए वो कुछ इकदाम उठाएं। और देखिए, नफ़रत, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का जवाब सिर्फ मौसीकी, फ़नुल लतीफ़ा, रक्स, शायरी और ये सारी चीज़ें हैं। अगर इन्हीं पे आप पाबंदी लगा लेंगे, इन्हीं को आप जो है ना गैर कानूनी या नाजायज़ करार दे देंगे, तो आपके सामने फिर फहाशी, बेहूदगी और इंतहा पसंदी ही रह जाएगी। बिल्कुल। और अगर मैं आपकी कुछ अचीवमेंट्स पूछूं आपसे, जो आपने अब तक कहाँ कहाँ परफॉर्म कर लिया हुआ है? देखिए, मैं तो एक अदना सा रकास हूँ, लेकिन खुदा के फजलो करम से मौला मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है। मैंने अफ़गानिस्तान में एक शाही मेहमान के तौर पे, चूँकि खुशहाल खान खटक उनके कौमी शायर और मैं उनकी 12वीं पुश्त, वहाँ पे काबुल में, मज़ार शरीफ, बल्ख में, मौलाना रूमी के इलाके में जाए पैदाइश पे मैंने परफॉर्म किया है। मैंने मलेशिया में 2 दफ़ा परफॉर्म किया है। इसके अलावा फ्रांसीसी सफारत खाने में, जर्मन सफारत खाने में, पाकिस्तान के तमाम शहरों में। और ऑनलाइन जब से कोरोना की वबा आई है तो इससे मुश्किल में हमेशा मौक़े होते हैं, तो इन मौक़ों को इस्तेमाल करके मैंने दुनिया के मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ के साथ और मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मैंने कोलैबोरेट करके ऑनलाइन बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है। और अब मेरी परफॉर्मेंसेस इंशाल्लाह बहुत जल्द यूरोप और अमरीकी ममालिक में भी होंगी। तो ये बात मेरे लिए बहुत काबिले यानी फ़ख्र है कि मुझे मौला इतने मौके फराहम कर रहे हैं, और इसमें सारी जो मेहरबानी है मेरी उस्तानी मादाम इंदु मिठा जी की है। बिल्कुल। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट वन, आपका अपकमिंग फ्यूचर जो प्लान्स हैं, जो आपने सोचा हुआ रिगार्डेड अपने इस टारगेट को लेके कि कोई एकेडमी बनाएंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं NGO भी आप रन कर रहे हैं? मेरा जो मकसद है ज़िंदगी में वो ये है कि जो भी मैंने गैर सरकारी तंजीमों के साथ काम किया है पिछले 15 सालों में, वो मैं रक्स के ज़रिए अब करूं। यानी इंसानी हुकूक, औरतों के हुकूक, बच्चों के हुकूक, ये मैं रक्स के ज़रिए इन पे मैं जो है ना एक पेशकश लोगों के सामने पेश करूं। माहौलियाती आलूदगी के बारे में, मौसमियाती तब्दीली के बारे में, ये सब कुछ चूँकि रक्स के ज़रिए ये एक ज़बान है, मुकम्मल ज़बान है, जिसके ज़रिए आप सारे पैगाम दे सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं कुछ आपसे बेसिक जो स्टेप्स हैं कथक के वो तो आप दिखाएंगे, मैं भी कुछ सीखूंगी, और आप हमें कुछ एक आध जो है ना अपना स्पेशल वन जो है ना हमें दिखाएंगे। ज़रूर, क्यों नहीं। कथक के कुछ बेसिक आप कह लें ताल या 3 ताल या स्टेप्स कह लें, जो भी वर्ड्स मुझे इजी लगे बोलने के लिए, वो आप लोगों ने देखे। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी आपकी यंग जनरेशन है, जितने भी लोग हैं, वो देखेंगे, प्रमोट करेंगे, और हमारे कल्चर में जिस तरह के डांसेस हैं या कथक जिसमें आ गया, क्लासिकल आ गया, और भी बहुत सी जॉनर्स हैं, तो उसमें एक्सेप्टेंस लेके आएंगे। तो ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। तो गोल्ड टेस्ट का 5वें रोज का खेल जारी है। पाकिस्तानी टीम को 77 रन और श्रीलंका को 7 विकेटें दरकार हैं। गुज़िश्ता रोज की बात की जाए तो दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका की पूरी टीम 337 रन बनाकर आउट हो गई थी और 4 रन की बढ़तरी से पाकिस्तान को 342 रन का हदफ मिला था, जो कि खासा मुश्किल दिखाई दे रहा था। इमामुल हक की अगर हम बात करें तो 35 रन बनाकर अपनी ही लापरवाही का शिकार बने और स्टंप आउट हो गए, जबकि अजहर अली एक बार फिर फेल हो गए और 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तानी टीम को मुश्किल से निकाला एज यूजुअल और कौमी टीम को जीत की पोजीशन में ले आए। दोनों ने 101 रन की पार्टनरशिप कायम की, जबकि बाबर आजम 55 रन बनाकर जयसूर्या की गेंद पर बोल्ड हुए। और दूसरी जानिब अगर बाबर आजम की ही बात करें तो 3000 रन मुकम्मल करने वाले 19वें पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं, जबकि 41वें टेस्ट की 73वीं इनिंग्स में 3000 रन मुकम्मल किए। बाबर आजम ने 21 निस्ट सेंचुरियों की बात करें और 7 सेंचुरीज की बात करें तो वो शामिल हैं। और दूसरी जानिब अगर हम दौरे श्रीलंका की ओवरऑल बात करें तो बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन मुकम्मल करने का एजाज भी अपने नाम किया है। कमाल। बाबर आजम के रिकॉर्ड्स के बारे में हम बताना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं है, मतलब इतने रिकॉर्ड्स हैं माशाल्लाह। और मैं तो ये कह रहा होता हूँ कि अल्लाह इनको बुरी नज़र से, बुरी फॉर्म से बचाए, ऐसे ही परफॉर्म करते रहे। क्या ज़बरदस्त प्लेयर हैं। कल 55 पे आउट हो गए और ऐसी बॉल पड़ी कि उनको खुद ही समझ नहीं आई कि क्या हुआ। नहीं बस लिटरली सरप्राइज कि हुआ क्या है मेरे साथ। हमारे साथ तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं। इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, बेहतरीन बॉलर पाकिस्तान के लिए रहे हैं और इस वक्त ओबियसली एज अ सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस टेस्ट के अंदर पाकिस्तान की कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं। तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया अल्लाह सुबह हमें वक्त देने के लिए, हमारे साथ आप मौजूद हैं। एक तो ये कि हम पहले जो 3 इनिंग्स हैं उसको हम फिल वक्त डिस्कस नहीं कर, 3 इनिंग्स पे आ जाते हैं। पाकिस्तान को शुरू में 2 खिलाड़ियों का नुकसान उठाना पड़ा और ऐसा लगा कि हम एक बार फिर प्रेशर में आ जाएंगे, लेकिन वंस अगैन अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा बैट किया एंड देन बाबर ने उनका साथ भी दिया, तो एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई। गॉल के अंदर शायद ये हिस्टोरिक हाईएस्ट पार्टनरशिप है जो हमने की है और फिर जिस तरह हम चेस करने जा रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या हमारी जो बैटिंग लाइन है वो वापस आ चुकी है अपनी उस फॉर्म के अंदर जो हमें चाहिए थी, आपको लगता है? जी हाँ, शुक्रिया। बड़ी अचीवमेंट होगी इंशाल्लाह और अब तो इतनी दूर नहीं है हमारी विक्ट्री और एक बड़ा टारगेट जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ही टारगेट होगा जो पाकिस्तान चेस करेगा। गॉल की पिच ने मेरा ख्याल है कि सभी को धोखा दे दिया, सारे लोगों को, हमें भी धोखा दे दिया। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि बात ना करें पिछले 3 दिन की, लेकिन या 4 दिन की, लेकिन हमें करनी पड़ेगी, इसलिए कि उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद अगर पाकिस्तान को 150-200 भी चेस करने पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, ये कारण काफी हो रहा था। बट हमने बाद में रियलाइज किया, जाहिर है जब हम देखते हैं तो हमारी नजर कुछ और होती है। हमने देखा कि कुछ पैचेज ऐसे पड़े हैं जिसकी वजह से गेंद टर्न हो रहा है और वहां पे जो भी गेंद गिरता है वो मुश्किलात का शिकार करता है। बट 340 रन इस बिग टारगेट, इस पिच पे इतने रन बनाना बहुत ही मुश्किल है। क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी ओपनर्स को पहले मैं दूंगा। बाबर की तो एक डिफरेंट बात है, आपने खुद भी बात की, बाबर इज ग्रेट, वही नहीं करेगा सब, मैं कहता हूँ। और हमारे ओपनर्स ने जब भी रन्स किए हैं ऊपर से, आप देखें चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या कुछ, हम बड़ी अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। अजहर अली के ऊपर निशान उठ रहा है, सबसे सीनियर हैं और ऐसा लगता है कि उनको सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इज इट जस्ट ही इज ऑफ कलर या फिर नहीं, अब शायद हो ना पाए उनसे? कैसे देख रहे हैं आप तौसीफ भाई? देखिए, उनकी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, बहुत पाकिस्तान के लिए बड़ा परफॉर्म किया उन्होंने और यकीनी तौर पे एक बहुत जबरदस्त प्लेयर है। और जाहिर है कि खराब टाइम आता है, बड़े लोगों पे आता है, सीनियर जैसा आपने कहा अपनी जगह है। बट मेरा एक सवाल इनसे ये है कि मैं ये उनको निकाल के बात आ रही, उनकी 5-6 इनिंग्स हो गई हैं, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। शुरू से मैं एक बात कहता आता हूँ कि आप रिप्लेसमेंट साथ रखें, आप बेंच पे बाहर 1-2 प्लेयर बैठे रहने चाहिए और वो कोई नहीं करता अगर, तो आप ये ना कहें कि हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं या कोई, आके उनको चेक कर लें। इसी तरह रिप्लेसमेंट तैयार भी होती हैं, सबको मालूम है। पिछले कई टूर, अब ये इतना अच्छा मौका है, हम लोग जीतने जा रहे हैं और मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। बट हमें पहले जितने टूर हुए हैं कुछ, उसमें हमने कुछ लोगों को ट्राई किया ही नहीं, साथ लेके फिर रहे हैं, काफी कुछ है मगर हम ट्राई नहीं करते।
तो ये एक चीज इतनी अच्छी नहीं है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है नेक्स्ट टेस्ट मैच में आप जीत हैं। सर आप ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली हमारे पास जो प्लेयर्स हैं जो टीम का हिस्सा तो हैं उनको तो यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो हमारे पास बैकअप प्लेयर्स हैं उनको भी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। सो क्या ये जो टीम सिलेक्शन से लेकर एवरीथिंग इट शुड बी कंसिडर्ड, क्योंकि हमारे यहाँ तो बैकअप प्लेयर्स का उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है इन टेस्ट सीरीज में। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो है वो काफी है कि अगर हम जब सिलेक्शन से लेके देखते हैं तो आप कोई भी कंट्री होती है जब सिलेक्शन करती है या कोई टूर कर रही होती है, वहां पर वो वहाँ के हालात को देखती है, उस टीम को देखती है, वहाँ के पिचेस के बारे में देखती है। अनफॉर्चुनेटली देखिए हमने अभी भी जो है वो गलत टीम खिलाई है। 11 हमारे अच्छे नहीं खेले और 11 बनाने का काम किसका है? वो जाहिर है इस वक्त मैनेजमेंट जो वहां पर मौजूद है वो 11 बनाएंगे। यानी कि आप देखें कि जो होम टीम है वो सिर्फ एक पेसर खिला रही है और हम जो है वो 3-3 पेसर खिला रहे हैं। तो मुझे तो इसकी समझ नहीं आई कि 11 की ये कौन टीम बना रहा है, किस तरह। जाहिर है मैनेजमेंट ने बनाई है तो ये गलतियां तो हम कर रहे हैं, तो इसका अजाला होना चाहिए, हमें देखना चाहिए। फवाद की भी परफॉर्मेंस ऐसा जितनी बुरी नहीं थी और नौमान बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जो अगर इंशाल्लाह जैसा कि हमें नजर आ रहा है, आप भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम विक्ट्री से ज्यादा दूर नहीं है, वी जस्ट लेफ्ट विद ऑलमोस्ट 77 रन्स अभी जब अब से कुछ देर पहले मैं देख रहा था। तो इस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान इज नाउ ऑन 270 for 3, ये ताज़ा तरीन स्कोर जो मेरे सामने आ रहा है, और 72 रन पाकिस्तान को मजीद चाहिए, जबकि 7 विकेटें पाकिस्तान के हाथ में हैं। अगर ये टेस्ट मैच हम जीत जाते हैं तौसीफ अहमद साहब, तो ये पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट है ओवरऑल उसके लिए कितना हौसला अफजा होगा, बिकॉज इट्स सच अ ग्रेट चेज, खासतौर पर जब हम पहली इनिंग्स एक बहुत अच्छी नहीं खेले हैं, और फिर ओवरऑल हमारा जो एक टेस्ट ट्रैक है उसके ऊपर कैसा इंपैक्ट आप देख रहे हैं इस विक्ट्री का? बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरी हमें अचीव भी करना है, जाहिर है हम रैंकिंग में भी हमें ऊपर जाना है, और इसलिए ये जो विक्ट्री होगी हमारी बहुत अहम विक्ट्री होगी और पाकिस्तान के भी मोरल हाई करेगा। डेफिनेटली हम लोग पीछे नहीं खेल रहे। हमें एक ही प्रॉब्लम आ रही है मिडिल ऑर्डर में, उसके लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा, और यकीनी तौर पे ये क्रेडिट देना चाहिए हम तमाम टीम को, कहीं बाहर जाके उन्होंने इतना बड़ा टारगेट प्रेशर में जो है वो अचीव कर रहे हैं हम। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान फतह के बहुत करीब है और बड़ी अच्छी अनएक्सपेक्टेड फतह। यस, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम होने वाला है गोल की अगर स्पेशली हम बात करें तो। ओवरऑल पाकिस्तानी टीम को वेल डन और बेस्ट ऑफ लक। जीतेंगे तो फिर हम आपको अपडेट भी करेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। उर्दू में फिक्री और नजरियाती मुबाहिस की कमी क्यों है? तारीखी तौर पर जो उर्दू ज़बान है, क्या हम इसकी वो खिदमत कर पाए हैं जो इसकी ज़रूरत है या जिसकी तवक्को हमसे ये ज़बान करती है? इन सारे मामलात पे उम्मीद पाकिस्तान में वक़ार अहमद मलिक ने गुफ्तगू की है, और जिनसे की है डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा साहिबा, मारूफ दानिश्वर और माहिर तालीम है, और क्या खूबसूरत बातें हुई हैं। देखते हैं आज का सेगमेंट उम्मीद है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं उम्मीद पाकिस्तान। ख्याल के कुछ और फूल लेके आया हूं, और ये फूल जो है ये हमें डॉक्टर आरिफा सईदा से बेहतर और खुशबूदार और कौन दे सकता है। उनसे गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी रखते हैं। अगर हम तारीख़ में उर्दू ज़बान की थोड़ी तारीख़ में जाएँ तो जब फ़ारसी का यहाँ पे ज़वाल स्टार्ट होता है तो उसके साथ ही लखनऊ और जो दिल्ली है वो एक मरकज़ ठहरते हैं। वो ज़्यादा उर्दू वहाँ पे, लेकिन देहातों में नहीं बोली जा रही। दूसरा मुझे ऐसे लगता है जैसे, और ये मेरा गुमान हो सकता है कि उर्दू जो है वो इस्तेमाल हुई मज़हब के लिए, शायरी के लिए, कहानी के लिए भी हुई, लेकिन फ़िक्री और नज़रियाती मुबाहिस जो हैं या उसके वाले से आपको कुछ कमी नज़र आई? नहीं है, नहीं है। मैं एक लफ्ज़ में कहती हूँ नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें ज़बान का कसूर नहीं। आप शेर कहना चाहते हैं, उर्दू हाजिर है। आप अफसाना लिखना चाहते हैं, हाथ बांध के खड़ी है मिनटों के सामने। आप कुछ भी कहना चाहते हैं रोज़मर्रा में, जब आप दरअसल इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब कहीं फ़लसफ़े की बात होती है, और एक लफ्ज़ मुश्किल से इस्तेमाल कर लूँ, मुजर्रद की बात होती है, एब्स्ट्रैक्ट की बात होती है, वहाँ हम कहते हैं उर्दू नाक़िस, उर्दू कमज़ोर, उर्दू कमतर।
नहीं है ऐसा। हम अगर उस ज़बान को शेर और अफसाने के अलावा एक संजीदा सतह पर इस्तेमाल करेंगे तो शायद शुरू में ठीक है, ज़रा सी मुश्किल हो, ज़रा सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो उर्दू हिचकिचाएगी नहीं। अब हमने क्या तर्जुमे किए, ये जो आपने मेरे गरेबान पर मेरी आवाज़ सब तक पहुंचाने के लिए एक चीज़ लगाई है, वो कहते हैं मुअल्लनुस सौत, मुकब्बरुस सौत। जी बताइए भला, मैं तो इसको माइक कहते नहीं घबराती, टेलीफोन को टेलीफोन कहते हैं नहीं कहते हैं, टेलीविज़न को टेलीविज़न कहते हैं या नहीं कहते हैं। यानी ईजादात का तर्जुमा करने को तैयार हैं, सिर्फ तर्जुमा, ख्याल को मुंतकिल करने को तैयार हैं। वाह वाह। मुझे वैसे आपकी इस बात से ज़्यादा है, इकनॉमिक्स में जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है उसका जो तर्जुमा किया जाता है वो है कानून तकलील अफादा हाय मुख्ततिम। सो और ये हमारी दरसी किताबों में है, तो कहने का मतलब है उसको शायद कुछ आसान तरीके से भी ख्याल को जो आगे लेके जाया जा सकता है। आम लफ्जों में हम क्यों नहीं कह सकते? ये क्यों साबित करना है कि हम अरबी बहुत जानते हैं। मुझे अपने साउथ एशिया के मुसलमान होने पर बड़ा फ़ख्र है, बल्कि यूँ शुरू करूँ कि मुसलमान होने पर नाज है, और जनूबी एशिया का मुसलमान होने पर इसलिए नाज है कि यहाँ लोगों को मिल के जीना आया, बर्दाश्त करना आया। मज़हब के मुख्तलिफ लोग, तहजीब के मुख्तलिफ लोग, ज़बान के मुख्तलिफ लोग। हमने कहा फिर क्या हुआ, हम तो एक से हैं ना। पाकिस्तान में इसकी खुशबू देखी जा सकती है, थर में आप जाएं, कहीं चले जाएं, आप बलूचिस्तान चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये दरअसल, अगर आप मुझे माफ़ कर दें, हम हैं खौफज़दा माशरा जी, और सिर्फ हम पे हुक्म चल सकता है। रज़ा के मानी हमने आज तक नहीं जाने, इंतखाब के मानी हमने आज तक नहीं जाने। तो जो खौफज़दा माशरा होता है वो एक कदम उठाना तो बहुत बड़ी बात है, वो एक उंगली हिलाते डरता है। जी ठीक, क्योंकि आप अगर ज़रा मुख्तलिफ बात कह दें तो पहले तो कहलाते थे आप हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, फिर आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, फिर आप इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। जनरल ज़िया साहब के ज़माने में यही होता। आजकल हम सीधे सीधे गद्दार हैं, कहीं बीच में नहीं रुकते। कैसे गद्दार हो गए, कैसे गद्दार हो गए? अगर हम ये कह रहे हैं कि इस खित्ते की रईस होने का अंदाज़ा लगाओ, और जो लफ्ज़ आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मारूजी तौर पर, हम क्या करते हैं? हम अच्छे हैं, हम सबसे बड़े हैं। हमने मशरक़ी पाकिस्तान इसीलिए खोया, एक बरतरी का भूत जो हमारे अंदर समा गया है। रियासत का मतलब तो यह है कि वहाँ हर शहरी बराबर है, उसके उतने ही हक़ हैं जितने किसी और के हो सकते हैं। हमने, मेरा जी चाहता है कि मैं एक सवाल यहाँ उठाऊँ कि हमने तारीख़ को निशाना क्यों बनाया? तारीख़ तो ज़द पे है इस वक्त। जी जी सर। वो इसलिए बनाया कि इंसान का हर तजुर्बा सुनहरी लफ्ज़ों में नहीं लिखा जा सकता। जी क्या खूबसूरत। बहुत से तजुर्बे ऐसे हैं जिन्हें मानना पड़ेगा। जुल्म हुआ, बेइंसाफ़ी हुई, नफ्स परस्ती हुई, खुद गर्जी हुई, अकरबा परवरी हुई। अगर ये सब कुछ हुआ तो हमारी तारीख़ नहीं है। हालांकि बीच में ले आया तो हमारे लिए सीखने के मौके हैं। नहीं, उसको एक दफ़ा देखिए कि उससे माशरा फ़ायदा कितना पा सका और माशरे ने नुकसान कितना उठाया। अच्छी बात तो सिर्फ परवरदिगार ने क्या अच्छी बात कही है, इंसान को, जिसको कहते हैं सारा जो बोझ है उसके अपने अमाल का, वो इंसान के ऊपर दे दिया कि हमने तुम्हें क़ुव्वत तमीज़ दी है, पहचानने की क़ुव्वत, जिसे आप मादरी ज़बान में पावर टू डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। अगर इतनी बड़ी क़ुव्वत आपके पास है तो घबराहट कैसी? बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, आखिरी इस हवाले से सवाल उर्दू के ज़ुबान के हवाले से कि 60 की दहाई में मैंने एक दफ़ा पूरी एक फ़हरिस्त मुरतब की
कि क्या लिखा जा रहा था, कृष्ण चंद्र क्या लिख रहे थे बच्चों के लिए, राजेंद्र सिंह बेदी क्या, अच्छा उस वक्त अल्लामा इकबाल से लेके हर बड़ा आदमी बच्चों के लिए भी उसने लिख रहा था। और वो पूरी एक फहरिस्त जब मुरतब हुई तो मज़ामीन की जो फहरिस्त थी वो बहुत दिलचस्प थी कि उसमें खलाई साइंस भी थी, उसमें इतनी खूबसूरत तर्जुमे थे, उस वक्त की जो न्यूटन और आइंस्टाइन की जो फिज़िक्स थी उसके हवाले से मतलब एक कमाल काम उर्दू में हो रहा था, खूबसूरत तरीन काम। मैं पर्टिकुलरली साइंस के हवाले से बात करूँ, लेकिन 60 की दहाई के बाद एक्चुअली कोई कुछ हुआ है हमें, मुझे समझ नहीं आई पिछले 50-60 साल में क्या प्रॉब्लम हुआ है। एक बात तो ये कि कुरान ने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हमारे सारे इल्म के लिए। इल्म कहा वो साइंस है, ठीक है, अदब कहा वो आप उसे सोशल साइंसेस कह लीजिए, ह्यूमैनिटीज़ कह लीजिए। ज़िंदगी मुकम्मल करती है, वाह, इसके बाहर तो कुछ नहीं है। कुछ लोगों के जहन क्या रुझान होगा, उपज होगी कि वो इल्म के रास्ते से जुस्तजू करें। कुछ लोगों का रुझान होगा कि वो अदब के रास्ते से जुस्तजू करें। अदब हमारे मुल्क में तारीख से ज़्यादा सच्चा है। क्या खूबसूरत, बिल्कुल ठीक है। जो शायरी में और जो नसर में लिख दिया गया वो सिर्फ मंजरनामे में किरदार वही हैं, नाम बदले हुए होंगे। मुर्रिखीन की जो कोताही है वो किसी हद तक आप कह रही हैं कि अदीब ने पूरी की है, यानी मंटो साहब को या इन तमाम लोगों को देखें तो कहीं ना कहीं कुछ मुर्रिखीन की कोताही नहीं, पूरी नहीं की है। उन्होंने कहा है कि तारीख ऐसे लिखते हैं कि सच सामने आ जाए। वाह 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 वाह। वो नहीं लिखते हैं कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, नहीं, ये तारीख का काम नहीं है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात कर लेते हैं कुछ दुआ ज़ारा केस के हवाले से, चूँकि बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है तो हमने ज़रूरी समझा कि थोड़ा जिक्र कर लिया जाए। एक नया मोड़ आया है जिस मामले में, वो मोड़ ये है कि कराची से अगवा होने वाली दुआ ज़ारा जिनके बारे में मुसलसल बात होती रही है, पहले लाहौर और कराची की अदालत में पेश होती रहीं और अब अपने शौहर ज़हीर से पसंद की शादी को बुनियाद बनाकर अपने वालिदैन के साथ जाने से इनकारी भी रही थी, आपको याद ही हो गई है। मगर जब ये मालूम हुआ कि दुआ ज़ारा अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अगवा करा के या अगवा करके लाहौर लाई गई हैं, तो अब इस केस ने एक नया रुख लिया है। दुआ ज़ारा ने अदालत में शौहर ज़हीर से ताल्लुकात खुशगवार न होने का बयान दिया है और यही ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है इस सारे और साथ साथ दुआ ज़ारा ने यह भी कहा है कि शौहर ज़हीर अहमद के साथ उनके ताल्लुकात खुशगवार नहीं रहे और वो अपने खाविन से अलग होकर अपने रिश्तेदार के घर रात गुजारी। साथ साथ दुआ ज़ारा ने भी कहा कि मेरे पास रहने के लिए कोई छत नहीं है, वालिदैन और दीगर अफराद से संगीन नताइज की धमकियाँ मिल रही हैं, लिहाजा अपनी मर्जी से सिक्योरिटी के लिए दारुल अमान जाना चाहती हूँ। दुआ ज़हरा की दरख्वास्त सुनने के बाद अदालत ने उन्हें लाहौर के दारुल अमान मुंतकिल कर दिया है। वहाँ पे सिक्योरिटी भी सख्त की गई है क्योंकि ऑब्वियसली इस केस में जब हम बात करते हैं ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वालिदैन की तरफ से पहले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था कि उनकी बेटी को ये जो स्टांस अब अपनाया गया जिसकी बुनियाद पर उन्हें लाहौर लाया गया कि उनको अगवा किया गया है, वो कहती हैं कि उनके अपने शौहर जिनके साथ उन्होंने पसंद की शादी की थी उनके साथ उनके अब ताल्लुकात खुशगवार नहीं है, लिहाजा उनको सिक्योरिटी के पेश नज़र दारुल अमान मुंतकिल किया जाए जहां पर वो महफूज रह सकें। और अब अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त को सुनने के बाद लाहौर में दारुल अमान में उन्हें मुंतकिल कर दिया। बिल्कुल जी, और दिलचस्प सूरत हाल है, देखते हैं क्या मजीद मामलात सामने आते हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू स्क्रॉल द स्कोर्स डाउन कि क्या सूरत हाल है। 283 for 4 कर सकता है इन केस अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इफ़ पाकिस्तान लूजेज 1 more विकेट तो पाकिस्तान का जो लोअर ऑर्डर है वो शुरू हो जाएगा और मुश्किलात हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान ये टेस्ट जीतता है तो ये सबसे बड़ा चेज होगा गॉल टेस्ट गॉल के अंदर, इस स्टेडियम के अंदर। सो देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करती है। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह अच्छा ही रिजल्ट आएगा इस टेस्ट का। जनाब अपने देखने वालों से अब हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।